आज किसकी क्लास है? तो आप बताएंगे केमिकल कंपाउंड्स की क्लास है। केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक, हिंदी में क्या बोलेंगे हम? रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक जितने भी हमारे केमिस्ट्री में कंपाउंड्स, जो केमिकल कंपाउंड्स काम आते हैं, वो हमें पढ़ना है। बड़ा ही ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। अगर ध्यान से पेशेंस के साथ सुनेंगे तो सब कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। मैं आपको साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा भी गया था, चाहे वो मैं रेलवे की बात करूं यहाँ पर, चाहे मैं वो ग्रुप डी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर एनटीपीसी की बात करूं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, मैं सारा का सारा आपके क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी। और मैंने आपको जैसे ही पहले प्रॉमिस किया वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे मैं उनके एमसीक्यू भी इस बैच में डिस्कस करूंगी आपसे। पहले दिन मैं आपको एमसीक्यू दूंगी, अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको हम मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आते हैं एसिड, और एसिड जिसको हिंदी में अम्ल कहा जाता है, अम्ल। ध्यान से एक एक चीजें पढ़नी है आपको। बेसिक से स्टार्ट करूंगी मैं, आपको पूरी थ्योरी सारा कुछ पढ़ाऊंगी। आर्यनियस ने क्या क्या लॉ दिया था, या ब्रॉन्स्टेड जी ने क्या बताया था, सारा कुछ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं, अच्छा पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। अगर जिस बच्चे को क्लास नहीं दिख रही है तो प्लीज अपने पेज को रिफ्रेश कर ले तो क्लास दिख जाएगी। और यूट्यूब पे तो वैसे भी आप सब देख ही रहे हैं। मैम बैच का ड्यूरेशन क्या है? तो एनटीपीसी के एग्जाम से पहले पहले आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक बच्चा पूछ रहा है मैम वाई वी नीड टू रीड केमिस्ट्री। बेटा हर जगह केमिस्ट्री है। अगर आप कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल्स हैं, उसके अंदर भी एलिमेंट्स हैं, तो वो भी आप केमिस्ट्री हैं। अगर मैंने ये मार्कर यूज किया है तो ये मार्कर भी किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट्स या केमिकल्स या कोई भी तत्व से मिलकर बना हुआ है, केमिस्ट्री है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसके अंदर केमिस्ट्री है, मेरे बालों के अंदर केमिस्ट्री है, तो हमें केमिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। एक बच्चा पूछ रहे हैं हम कैसे, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? तो बेटा केमिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हर जगह केमिस्ट्री है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ केमिस्ट्री है। मेरे आसपास एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, गैसेस कहाँ पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारे बॉडी में गैसेस हैं, तो गैसेस कहाँ पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। और कुछ भी आपने सोना चांदी, मैंने ज्वेलरी पहन रखी है, सोना चांदी क्या है? गोल्ड सिल्वर, केमिस्ट्री है। हर जगह केमिस्ट्री है, हर चीज में केमिस्ट्री है। कहीं भी देखो केमिस्ट्री 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 मिलेगी आपको, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, किसने पूछा मुझसे ये बात? मैंने आपका जवाब शायद आई थिंक अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं। हाँ, तो जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम। नंबर 1 इज एसिड, नंबर 2 इज बेस, बेस को बोलते हैं हम क्षार, और कभी कभी इसको हिंदी में भस्म नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तीसरा यहां पर आता है सॉल्ट, सॉल्ट जिसको आप लवण या नमक का नाम देते हैं। अब हमें एक एक करके ये केमिकल कंपाउंड्स पढ़ने हैं कि भाई ये क्या होते हैं, ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, मैं सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। हाँ, सीटेट में भी काम आएगा। केमिस्ट्री साइंस हमेशा कॉमन होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, बट होता क्या है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री सारा कॉमन है, बायोलॉजी भी कॉमन होता है, फिजिक्स भी कॉमन होता है, वो तो लेवल का डिफरेंस हो जाता है कि कौन सी ब्रांच का कहां पर हमें किस एग्जाम में कौन सी ब्रांच कितनी पूछी जाती है। राइट, चलिए आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, मैं बता देती हूँ, वैसे तो आपको समझ में आता है। तो एलिमेंट्स दैट आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया है, आइसोबार समस्थानिक होते हैं। ठीक है, और सॉरी आइसोटोप पूछा है ना आपने। हाँ, आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस हो, वो क्या होते हैं? डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप, अगर आपने आइसोटोप पूछा है तो मैं बता देती हूँ आपको, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आइसोटोप बोलते हैं। और आइसोबार इसका डिफरेंट होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आइसोबार। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, और बाद में हम चलेंगे सॉल्ट वाले चैप्टर पे। ठीक है, बाद में हम चलेंगे सॉल्ट वाले चैप्टर पे। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, कितने टाइप के यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली यहां पर 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, मेनली आपके 5 यहां पर मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। पहला,
एसिड बेस में पीएच वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं कि भाई किसका कितना पीएच है। जैसे आपने इस बार अगर आरआरबी जेईई का एग्जाम दिया हो तो एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था कि ह्यूमन यूरिन का पीएच कितना है, ह्यूमन सलाइवा का पीएच कितना है, ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, किस में कौन सा एसिड या किस में कौन सा बेस या किस में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है। थर्ड आपसे पूछते हैं इन एसिड बेस सॉल्ट के यूजेस क्या होते हैं। फोर्थ, इन एसिड बेस को पहचानने के लिए कुछ तरीके दिए गए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पर अपनी थ्योरी बताई थी, तो वो हमें पढ़नी है कि आरएनएस जी ने क्या थ्योरी दी थी, ऐसे ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या थ्योरी दी थी, लेविस जी ने क्या थ्योरी दी थी, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं, एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं, एसिडिटी क्या होता है या बेसिसिटी क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहां से कॉमन जो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया, एक साइड मैंने लिख दिया एसिड और दूसरी साइड मैंने लिख दिया बेस। हमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको हो सकता है स्टार्टिंग का 5-7 मिनट उनको बोरिंग लगे, उसके बाद उनको भी नहीं आता होगा। ठीक है, एसिड, अम्ल और बेस को बोलते हैं हम क्षार। सबसे पहला मैं आपको बताऊं जो ये एसिड टर्म है, ये टर्म कहां से आया है, तो ये टर्म आया है एसिडस वर्ड से। इस टर्म आया है एसिडस वर्ड से, और एसिडस टर्म का मतलब होता है सौर, और सौर का मतलब होता है खट्टा। सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी डेफिनेशन दूं अगर मैं, तो आप बोलोगे कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा रासायनिक यौगिक जिसका जब आप टेस्ट करोगे, जब आप उसको चखोगे, तो उसका चखने पे टेस्ट कैसा आएगा, सौर आएगा, खट्टा आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बट एक तरीका है अगर बहुत जल्दी में और कोई आपको चेक करना हो कि कोई केमिकल कंपाउंड क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, दूसरा, ये जो बेस है, बेस कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा रासायनिक यौगिक जो चखने पर आपको बिटर लगे, जो चखने पर आपको कड़वे लगे, बिटर लगे, उसको हम बेस का नाम देते हैं, उसको हम बेस का नाम देते हैं। ठीक है, आप जैसे आप नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन लो, आप क्या उसको आप चख सकते हो, चखने पे कितना कड़वा लगेगा आपको, है ना, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा, क्योंकि वो किस नेचर में होते हैं, वो बेसिक नेचर में होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपसे पूछ ले, टेस्ट करने में खट्टे कौन लगते हैं, कौन से केमिकल कंपाउंड, एसिड, और बिटर कौन से लगते हैं, बेस लगते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा यहां पे डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा दूसरे पॉइंट को। एसिड्स किसको बोलते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनका पीएच वैल्यू, ऐसे केमिकल्स जिनका पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो, जिनका पीएच वैल्यू कितना हो, लेस देन 7 हो, जिनके पीएच का मान 7 से कम हो, 7 से कम, मैंने 7 नहीं बोला है, 7 से कम हो, उनको हम एसिड बोलते हैं। और दूसरा, बेस किसको बोलेंगे, ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका पीएच वैल्यू कितना हो, जिनका पीएच वैल्यू मोर देन 7, मोर देन कितना, 7, बट लगाना है आपको, बट लेस देन 14, मतलब लेस देन 14। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो, वो हमेशा एसिडस होते हैं, वो हमेशा एसिडिक मीडियम में होते हैं। और जो 7 से अधिक हो उसको हम मोर देन 7 वाले को बोलते हैं बिटर वाले, बिटर मतलब जो बेस हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये पीएच क्या होता है, जो हमने नाम पहली बार सुना। देखो, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। 3 फुल फॉर्म होती है पीएच की, ध्यान से सुनिएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति, पावर। दूसरा, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी केमिकल कंपाउंड में आयंस को देखा जाता है कि हाइड्रोजन आयन है या OH नेगेटिव आयन है, तो उसके लिए एक स्केल यूज में लिया जाता है। यहाँ पर ये जो पीएच है उसका फुल फॉर्म, मैं आगे आपको पीएच निकालना भी सिखाऊंगी, अभी आपको याद करना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन है या कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन है, उनको ज्ञात करने का एक सरल सा
तरीका है जिसको कहा जाता है पीएच वैल्यू या पीएच स्केल। देखिए कैसे, एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने, आप लिखेंगे सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जी ने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया। सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जी ने सबसे पहले इन 1913 में 1913 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट जी ने 1913 में एक स्केल दिया, जिस स्केल को हम नाम देते हैं पीएच स्केल, जिसको नाम देते हैं हम पीएच स्केल। ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपके बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे एक स्केल है जिस पर वैल्यू लिखा हुआ है 0 to 7 एंड 7 to 14, और इन्होंने बोला कि आपने इस स्केल के ऊपर जैसे ही कोई केमिकल कंपाउंड डाला, हाँ 1913 यस, सोरेनसन जी ने पीएच स्केल की खोज की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आए, हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल? सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। ठीक है, देखिए तो इन्होंने क्या बताया, एक स्केल होती है जिसपे 0 to 7 और 7 to 14 वैल्यू लिखी हुई होती है। इसके ऊपर आपने कोई भी केमिकल कंपाउंड डाला, जैसे ही आपने केमिकल कंपाउंड डाला तो केमिकल कंपाउंड डालते ही अगर आपका रेंज आता है 0 to 7 तो हम बोल देंगे कि वो केमिकल कंपाउंड किस नेचर में है, तो हम बोलेंगे वो एसिडिक नेचर में है। किस नेचर में है वो? एसिडिक या अम्लीय प्रवृत्ति का कंपाउंड है। और अगर आपका वैल्यू आया 7 to 14 तो हम बोल देंगे वो किस प्रकृति का है, वो बेसिक या वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। बट अगर आपका 7 आया तो हम उस चीज को बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। न्यूट्रल या 7 वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर आपका H प्लस और OH नेगेटिव जो भी आयंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जो इक्वल हो जाते हैं उसको हम न्यूट्रल या उदासीन। और 7 किसका होता है पीएच? तो आप बताएंगे डिस्टिल्ड वाटर का। डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम बैटरीज वगैरह में या केमिस्ट्री के लैब में यूज में लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को हिंदी में बोलते हैं आसुत जल, हिंदी में बोलते हैं। हाँ मैं यहाँ पर हिंदी यूज कर रही हूँ। एक बच्चा पूछ रहा है मैम आप हिंदी यूज नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर जो कहाँ काम आता है? बैटरीज वगैरह में काम आता है। आगे हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरीज में वगैरह भरा जाता है। ठीक है, तो सोरेनसन जी ने क्या बताया, एक पीएच स्केल दिया। उस स्केल पर जैसे ही आप कोई केमिकल कंपाउंड डालोगे 0 to 7 वैल्यू आई तो हम बोल देंगे वो एसिडिक है। 7 to 14 आया वो बेसिक है। 7 आ गया मतलब वो क्या है, वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैंने इस स्लाइड को यहां पर हटा दिया। इतनी बात अभी आपको इतना याद करना है। अब नेक्स्ट देखो आपको क्या पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, एसिड क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा ये वाला पॉइंट। एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं? अम्ल किसको बोलते हैं? ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जब उसको पानी में डालोगे तो पानी में वो जो H प्लस आयंस रिलीज करें, H प्लस आयन जिससे निकलने लग जाए धड़ाधड़ बहुत ज्यादा, जिसके आपके H प्लस आयन रिलीज करना लग जाए, उसको बोलते हैं हम एसिड। तो मैंने यहां पर लिखा कि एसिड वो है जो पानी में मैं फिर रिपीट कर रही हूं, पानी में कौन से आयन दे? H प्लस आयंस दे। तो कहने का मतलब है एसिड या केमिकल कंपाउंड जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। H क्या होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करने लग जाएंगे तो तुरंत हम क्या बोल देंगे कि भाई ये तो क्या है, वो तो एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नेचर क्या है? एसिडिक है। इसका नेचर क्या है? एसिडिक है। ठीक है, दूसरा बेस क्या होते हैं? अच्छा, इसकी मैं अगर रिएक्शन बनाऊंगी तो आप कैसे लिखेंगे इसको? एसिड प्लस वाटर। एसिड प्लस वाटर, जब एसिड को हमने पानी के साथ डाला तो वो क्या देता है? तो आप बताओगे एसिड को पानी के साथ डाला तो वो कौन से आयन रिलीज करते हैं? H प्लस आयंस रिलीज करता है। या आप बोल सकते हैं एसिड वो होते हैं जब उनको पानी में डालते हैं तो वो H3O प्लस आयंस रिलीज करें।
हाइड्रोनियम H3O+ को क्या कहा जाता है? हाइड्रोनियम आयन। एसिड वो होते हैं जब आप उनको एक्वस में डालेंगे, एक्वस का मतलब होता है पानी में डालेंगे, ठीक है। तो पानी में डालेंगे तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो वो हाइड्रोनियम आयन H3O+ या H+ आयन रिलीज करेंगे, उस केमिकल कंपाउंड को हम नाम देंगे एसिड। अब आइए बेस पर। बेस यानी क्षार किसको बोलेंगे या भस्म किसको बोलेंगे? बेस क्या है? बेस वो केमिकल कंपाउंड है, क्षार वो है, बेस वो है जो वाटर में, जो पानी में कैसे आयंस दे? पानी में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें। OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो एक डेफिनेशन आपकी क्या हो गई कि एसिड्स उनको बोलेंगे जो पानी में H+ आयंस दें, एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मतलब पानी, जलीय में, उसमें H+ आयन दें, और बेस क्या है? जो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें, या H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आगे क्लियर करूंगी, अभी आप बस थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अब आप बोलो मैम हमें तो कोई एग्जाम्पल दो, तो लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ उनका एक दो। पहला मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं एसिड का। आप सबने पढ़ रखा है HCl, क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप पानी में डालोगे, आप इसको जैसे ही पानी में डालोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये पानी में डालते ही क्या रिलीज करेगा मैम? ये H+। अब देखिए HCl को जैसे ही आपने पानी में डाल दिया, पानी में डालते ही ये क्या रिलीज करने लग जाएगा मैम? ये H+ और Cl नेगेटिव में टूटकर H+ आयंस रिलीज कर देगा। और H+ आयंस रिलीज करने वाले को क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे एसिड्स, है ना। Chemical compounds which release hydrogen ion in aqueous solution are known as acid. वे रासायनिक यौगिक जो पानी के अंदर घुलकर या पानी के अंदर टूट के क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन आयन, उनको हम बोलते हैं एसिड। अगर मैं यहाँ पर बेस का एग्जाम्पल दूं तो आप बेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बेस क्या है? वो जो पानी के अंदर क्या रिलीज करें? OH नेगेटिव, NaOH। Na सिंबल किसका होता है? सोडियम का। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस होता है। और जब आप इसको पानी में डालते हो तो ये क्या करता है? ये रिलीज करता है Na+ और OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने वाले केमिकल कंपाउंड आर नोन एज बेस। ठीक है, हो गया। हाँ, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, बिल्कुल आपने सही बोला संदीप गौर। तो बेस कौन से होंगे? विच कंपाउंड दैट कैन रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन या इन वाटर। ठीक है, पानी के अंदर जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे। अब ये बात आपको क्लियर होगी कि जो हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन दे वो एसिड, और OH नेगेटिव दे वो बेस। अब आप आइए वापस इस स्लाइड पे, इस वाली स्लाइड पे जो मैंने आपको इससे पीछे पढ़ाई थी, ये वाली। इसको मैंने सेव किया था। सेव क्यों किया? क्योंकि यहां से अब हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मैंने आपको एक लाइन बताई अभी कि एसिड क्या देते हैं? H+। तो कहने का मतलब क्या है मैम? अगर 0 to 7 अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड की pH वैल्यू आ रही है तो उसके अंदर कौन से आयंस होंगे? या तो H+ या H3O+। H+ हाइड्रोजन आयन, H3O+ हाइड्रोनियम आयन। 0 to 7 pH वैल्यू, और आयंस कौन से? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन। और 7 to 14 आ रहा है तो उसके अंदर कौन से आयन होने चाहिए? OH नेगेटिव। बात समझ में आ गई? आ गई मैम। लेस देन 7 एसिडिक, मोर देन 7 बट लेस देन 14 बेसिक नेचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। जैसे जैसे किसी भी केमिकल कंपाउंड जो एसिडिक नेचर में हो, जैसे जैसे pH वैल्यू घटती जाती हैं, जैसे जैसे pH वैल्यू घटती जाती हैं,
वैसे 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 आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड जो एसिडिक नेचर में है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एसिड्स की पीएच वैल्यू डिक्रीज होने पर एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि बेस की पीएच वैल्यू इंक्रीज होने पर बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ऐसे एसिड्स जिनकी पीएच वैल्यू 0 या नियर बाई 0 मतलब 1 2 3 आ रहा है, मतलब पीएच कम हो रही है। पीएच कम हो रही है इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है। पीएच कम हो रही है उसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं। और लार्ज अमाउंट में कब रिलीज होंगे? जब वो कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाएगा, वो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका पीएच वैल्यू 0 to 7 हो और जो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व होकर बहुत अच्छे तरीके से घुलकर एक लार्ज अमाउंट में H+ आयन रिलीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एसिड्स का पीएच वैल्यू कम होने पर वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो कहने का मतलब है ऐसे एसिड्स जिनका पीएच वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, या तो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, तो उनको केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पहला एसिड का आपने एक टाइप पढ़ लिया। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जाम्पल दो। आप क्या बताएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से एसिड्स जो एक लार्ज अमाउंट में वाटर में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करें। those acids are known as strong acids। मतलब जिनका pH वैल्यू 0 से 3 के बीच में हो, कभी कभी 3.5 को भी हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रबल अम्ल। इनको हिंदी में नाम दिया जाता है प्रबल अम्ल। तो बताएंगे प्रबल अम्ल क्या होते हैं? जिनका पीएच वैल्यू क्या हो? कम हो, और या फिर जिनमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा हो, या फिर जब पानी में पूर्ण तरीके से टूट जाए, उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन आयन। ऐसे एसिड्स जिनका पीएच वैल्यू 3 से लेकर लेस देन 7 हो, या तो 3 आ रहा, 3.5, मतलब 3 के बाद वाला ही, मेनली 3.5 के बाद वाले एसिड को कहा जाता है। जिनका 3.5 आ रहा, 4 आ रहा, 5 आ रहा, 6 आ रहा, 6.5 आ रहा, 6.6 आ रहा, अगर ये पीएच वैल्यू आ रही है या नियर बाई 7 आ रहा है, 7 से कम आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब कहने का मतलब क्या हो गया मैम? स्ट्रॉन्ग एसिड वो थे जो कंप्लीटली क्या हो गए? पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए। बट वीक एसिड्स क्या हो गए? वो एसिड्स जो कंप्लीट तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाए और वो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स। तो इस पीएच स्केल पर अगर यहां से यहां आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां से यहां आ रही है तो वो वीक एसिड्स। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर मैं वीक एसिड के एग्जाम्पल दूं, आप लिख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर के अंदर होता है। आप लिख सकते हैं टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। आप लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड जो दही के अंदर होता है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं हम कौन से केमिकल कंपाउंड जो एसिड की फॉर्म में हैं जिनको हम खाते हैं, तो खाने वाले कौन से होते हैं? वीक एसिड्स। ये हम नहीं खा सकते, ये खाएंगे जल जाएंगे हम, है ना? ठीक है, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू क्या है? बहुत कम है, और इनमें हाइड्रोजन आयन क्या है? बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब आइए इस पीएच स्केल पर इधर की साइड 7 to 14 की साइड। मैंने बोला कि पीएच इंक्रीज होने पर बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं 10 या 10.5 या 11 या 11.5 या 12 या 13 या आप बोल सकते हैं 13.5 या 12,
ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका पीएच रेंज आ रहा है 10, 10.5, 10.5 को भी थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। मतलब मेनली मैं अगर बताऊं 10 वाले 10.5 वाले तो हम खा भी सकते हैं, इतना कोई डेंजर नहीं होते हैं, तो आप 10.5 को तो अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इनमें OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, बट मेनली मैं बता रही हूं, मेनली 11, 12, 13 या 14 जिनका पीएच वैल्यू आता है उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गए मैम? वो बेस जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होकर कौन से आयंस रिलीज करें? OH नेगेटिव आयंस, या क्या बोलेंगे हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करें, या जिनका पीएच वैल्यू 11 और या नियर बाई 14 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं NaOH, इसका एग्जांपल होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस को कहा जाता है। जैसे ये प्रबल अम्ल थे, ये प्रबल क्षार हो जाएंगे, हिंदी में ये प्रबल क्षार हो जाएंगे। तो देखिए NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का, Na होता है सोडियम का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं। NaOH तो 14 होता है या नियर बाई 14 होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है 13.5 के लमसम या 12 से ऊपर ही होती है, 13 के लमसम होती है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और जिनका पीएच वैल्यू 7 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है, 7.5, 8.5, 9.5, 10 हो रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वीक बेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? दुर्बल क्षार बोलेंगे, दुर्बल क्षार का नाम देंगे इनको। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह होते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर आते हैं? वीक बेस में। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो देखिए, मैंने क्या बनाया? पीएच स्केल बनाया जिस पर वैल्यू लिखी 0 to 7 और 7 to 14। यहां से लेकर यहां तक स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या हो गया? प्रबल अम्ल। यहां से लेकर यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाएगा? वीक बेस, दुर्बल अम्ल। यहां से लेकर यहां तक आप बोलेंगे वीक बेस। क्या बोलेंगे हम इनको? वीक बेस। या हम क्या बोलेंगे, वो क्या होते हैं? जो दुर्बल क्या होते हैं? क्षार, जो दुर्बल क्षार होते हैं। और जो नियर बाई 14 हो उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस का नाम देंगे। ये होता है आपका पीएच स्केल। और ये किसने बताया था सबसे पहले? सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने। 2 डेफिनेशन निकल के आ गई एसिड बेस की। पहली डेफिनेशन क्या थी? जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन हो पानी के सॉल्यूशन के अंदर, दैट आर नॉन एज एसिड्स। जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस हो, हम क्या बोलेंगे उनको बेस बोलेंगे, ठीक है। अब जो नियर बाई 0.3 हो, 0, 1, 2, 3 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 से लेकर लेस देन 7 वीक एसिड। और अगर 7 आ रहा है तो उसका मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिनके अंदर हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयंस हैं वो इक्वल हो चुके हैं। वो क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। तो वो क्या बन चुका है? वो न्यूट्रल बन चुका है। न्यूट्रल का मतलब होता है जितना अमाउंट एसिड का उतना अमाउंट बेस का, उदासीन हो चुका है। और न्यूट्रल का होता है तो डिस्टिल्ड वाटर होता है। मैंने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर बोला है, मैंने कुछ और नहीं बोला है। मिनरल का वगैरह मैंने कुछ नहीं बोला। मिनरल वाटर का पीएच, उसमें मिनरल्स होने की वजह से उसका पीएच वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, वो आगे की बात है। ये हो गया हमारा एसिड और बेस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर। बट इस कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलने वाला, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में। हाँ, कभी कभार ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल पूछ लिया, स्ट्रॉन्ग बेस का या स्ट्रॉन्ग वीक बेस का या वीक आपका एसिड का एग्जाम्पल पूछ लिया, ऐसा हो सकता है कभी। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अब नेक्स्ट देखिए, हम एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ नेचुरल फिल्टर्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट कर देते हैं कि भाई ये एसिड है या ये बेस है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, एसिड्स बेस क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। मैंने नेचुरल बोला है,
आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि हम एसिड और बेस को पता करने के लिए नेचुरल इंडिकेटर कौन सा यूज में लेते हैं, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल्स भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल्स भी होते हैं। Al2O3 होता है बेटा, Al2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो एज ए एंटा एसिड भी काम करता है कभी कभी, ठीक है। देखिए हिंदी में बोलेंगे इनको प्राकृतिक सूचक, जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं सूचक। कौन से, तो आप बताएंगे लिटमस पेपर। कौन से? लिटमस पेपर। कुछ पेपर होते हैं जिनको हम लिटमस पेपर का नाम देते हैं, लिटमस पेपर। और आप सबने पढ़ रखा है कि ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है, ब्लू कलर के जो लिटमस पेपर होते हैं, अगर आपने उनके ऊपर कोई एसिड डाल दिया, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो वो ब्लू से किस कलर में हो जाते हैं? रेड कलर में हो जाएंगे। और हमें पता लग जाएगा कि जो भी सॉल्यूशन हमने डाला था वो किस नेचर का था? वो एसिडिक नेचर का था। वो किस नेचर का था? एसिडिक नेचर का था, ठीक है। दूसरी साइड बेस कैसे पता लगेगा? तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, जो लाल कलर का, उसके ऊपर आपने कोई भी बेस डाल दिया, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया आपने, तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है? आप बताएंगे वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो आप बताएंगे एसिड कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर, बेस कैन कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। अब ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये लिटमस पेपर क्या होते हैं, कहां से बनते हैं ये लिटमस पेपर, ये कहां से आए हैं लिटमस पेपर? आप तो बोल रहे हैं नेचुरल, तो नेचुरल फॉर्म में इनकी अक्रेंस कहां होती है, कहां से आते हैं, ठीक है। हाँ, लिटमस पेपर का अगर आपसे नेचुरल कलर पूछे, तो मैं आपको, एक बच्चे ने, किसने पूछा है ये क्वेश्चन, तो लिटमस पेपर जो होते हैं वो नेचुरल कलर के पर्पल होते हैं। हाँ, अगर नेचुरल फॉर्म में किस कलर के होते हैं तो मैं बता सकती हूँ आपको। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मुझे नाम तो नहीं दिख रहा, लिटमस पेपर का अगर नेचुरल कलर पूछा जाता है आपसे, प्राकृतिक रंग, किसने पूछा है? प्रवेश मीना जी, आपका क्वेश्चन का आंसर है नेचुरल कलर अगर पूछा जाए तो वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। वो तो कुछ डाइज इनके ऊपर लगा दी जाती हैं तो ब्लू बन जाता है, रेड बन जाता है, पिंक भी बन जाता है, आप जैसे बनाना चाहें। हाँ, तो नेचुरल कलर क्या होते हैं? अच्छा, इधर दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा, मैं इधर लिख दूंगी, कोई बात नहीं। तो वो पर्पल कलर के होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिटमस पेपर क्या होते हैं, तो कुछ हमें बातें इस लिटमस पेपर से पढ़ लेनी चाहिए कि क्या होते हैं भाई लिटमस पेपर। इस चीज को मैं यहां छोड़ दूं कॉर्नर में, क्योंकि ये चीज हमें थोड़ी देर बाद वापस काम में आने वाली है। यहां पे हेडिंग देंगे आप, लिटमस पेपर क्या होते हैं। मैंने बोला नेचुरल है, तो नेचुरल, तो इसका मतलब नेचुरल फॉर्म में होते होंगे। देखिए लिटमस पेपर कहां से बनाए जाते हैं? जब मैं आपको बायोलॉजी में प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगी, एक प्लांट का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर कौन आते हैं? थैलोफाइटा आते हैं। जिसके अंदर कौन आते हैं? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा में मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताऊंगी जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है, जिसको आप लीचेन और हिंदी में लाइकेन बोला जाता है। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने आपको बोला लिटमस पेपर नेचुरल फॉर्म में होते हैं और उनका नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल कलर के होते हैं। बट बाद में उनको कुछ डाइज होती हैं केमिस्ट्री में जो लैब में काम आती है, तो उनको कलर दे दिया जाता है, ब्लू रेड वगैरह बना लिया जाता है, ठीक है। और लिटमस पेपर किससे बनाए जाते हैं? तो थैलोफाइटा होते हैं कुछ। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थैलस जैसा हो। थैलस का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके अंदर आप बता नहीं सकते कि उसकी रूट्स कौन सी हैं, उसका स्टेम कौन सा है, उसका लीफ कौन सा है। आपको पता ही नहीं लग रहा कि उसकी जड़ें कहां पर है, आपका उसका तना कहां पर, उसकी लीफ कौन सी है, आप बता ही नहीं सकते। तो उन प्लांट को हम थैलोफाइटा कहते हैं। और थैलोफाइटा में एक प्लांट पढ़ेंगे आप, लीचेन, जिसको इंग्लिश में लीचेन प्रोनाउंस किया जाता है और हिंदी में लाइकेन बोला जाता है। ये लाइकेन क्या होते हैं? आप बताओगे लाइकेन एल्गी, एल्गी को बोला जाता है सेवाल, सेवाल प्लस
फंजाई, फंजाई जिसको हम कवक कहते हैं, ये एल्गी और फंगस का एक हाइब्रिड रिलेशन में, एक हाइब्रिड प्लांट होता है, एक मिश्रित पौधा होता है। किस किस का? तो आप बताएंगे एल्गी और फंगस का एक मिश्रित पौधा, एक हाइब्रिड पौधा है जिसको हम लीचेन या लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्लांट है वो कैसे रिलेशन में रहता है आप बताओगे? ये प्लांट सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। आप सोच रहे होंगे मैम बायो पे चली गई, बायो पे नहीं चली, यहां से केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए ये जो एल्गीज और फंगस, एल्गी आपने देखा होगा मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, वैसे एल्गीज बहुत सारे कलर के होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं, बट मेनली एल्गीज होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वो मैकेनिज्म, वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया या वो केमिकल रिएक्शन जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, जो एल्गी होती है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। इसका मतलब एल्गी क्या बना सकती हैं? खाना बना सकती हैं अपना। जबकि जो फंजाई होते हैं, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 प्लस H2O होता है। आगे आप पढ़ोगे CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट मेक देयर फूड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी आता है रिएक्शन होने के लिए, वो पानी फंगस देते हैं किसको? एल्गी को। फंगस में वाटर को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमाउंट पानी का वो क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो फंगस ने पानी दे दिया किसको? एल्गी को। एल्गी ने उस पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ा, और क्लोरोफिल है ही और सनलाइट है ही, सनलाइट पड़ी, फूड बन गया, एल्गी के पास खाना बन गया। एल्गी ने अपना खाना ट्रांसफर कर दिया फंगस को। जब फंजाई ने हेल्प की तो एल्गी ने भी हेल्प कर दी। अब सुनो ध्यान से, फंगस को साइंस में एक अलग ही किंगडम बनाया गया है, फंजाई। आप 5 किंगडम पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे। तो फंगस का एक अलग किंगडम है, और एल्गी किस में आती हैं? प्लांट में आती हैं। एल्गी को साइंस में प्लांट किंगडम में ही रखा जाता है। तो मैम ये अलग किंगडम का जीव, ये अलग किंगडम का जीव, जीव का मतलब यहाँ पे प्लांट है, मतलब जो लिविंग है। ठीक है, ये अलग, ये अलग। तो मैम ये दोनों अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पे प्लांट है। ये दोनों अलग अलग किंगडम के प्लांट्स हैं, है ना। अब एक प्लांट है और प्लस फंजाई है। ठीक है, पहले इनको प्लांट किंगडम में ही रखा जाता था बैक्टीरिया वगैरह के साथ में, बाद में इनका अलग से बना दिया। तो इन दोनों, ये दोनों एक साथ रहते हैं, और इन दोनों के रिलेशन को क्या कहा जाता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। ये दोनों किस रिलेशन में रहते हैं आप बताओगे? सिम्बायोटिक रिलेशन में कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन को हिंदी में कहा जाता है सहजीवन संबंध। सह का मतलब होता है साथ में, जीवन का मतलब जीवन, संबंध मतलब संबंध बनाकर रखने वाले। देखो मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं? तो कुछ थैलोफाइटा होते हैं। थैलोफाइटा क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीफ कहाँ है, कुछ पता नहीं लगता। उसका एक एग्जाम्पल है लीचेन, लाइकेन। अब मैम ये लाइकेन क्या होते हैं? तो बेसिकली मैंने आपको बताया लिटमस पेपर आर ऑब्टेन्ड बाय लीचेन। लिटमस पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। और लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंगस का एक हाइब्रिड रिलेशन होता है, जो कैसे रिलेशन में रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब सिम्बायोटिक क्या होता है तो ध्यान से सुनो, दो अलग अलग जीव, यहां पर मैंने एक प्लांट बोला, एक फंगस बोला है, एक साथ रह रहे हो, या दो अलग अलग किंगडम के जीव एक साथ रह रहे हो, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हो, एक दूसरे को फायदा दे रहे हो। इसने इसको क्या फायदा दिया? पानी दिया। इसने इसको क्या दिया? खाना। तो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं, उसको सिम्बायोटिक रिलेशन में रखा, इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है।
मैंने आपके बातों बातों में 3 क्वेश्चन क्लियर कर दिया। पहला एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा लिटमस पेपर, प्लांट किंगडम के किस प्रकार के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में किससे? लीचेन से, लाइकेन से। लाइकेन किस किस का हाइब्रिड रिलेशन है? फंगस एंड एल्गी का। एल्गी का काम क्या होता है? खाना बनाना। फंजाई का काम क्या होता है? पानी देना। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। और ये जो एल्गीज होता है, जो आपका लीचेन होता है, लाइकेन, इससे एक लिक्विड सा निकलता है और उस लिक्विड से बनाई जाती हैं फिट्स मेडिसिन। फिट्स क्या होते हैं? मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो जो दवाइयां बनती हैं वो भी इस लीचेन से बनती हैं। दूसरा, इस लीचेन को कहा जाता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। इसको क्या कहा जाता है? इसको एयर पॉल्यूशन, इसको कहा जाता है, अरे भाई थोड़ा बड़ा हो जा। देखिए, इस लीचेन से एक पॉइंट और क्या है आपका, इस लीचेन को कहा जाता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, या इसको एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर या पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट भी कहा जाता है। वायु प्रदूषण सूचक पौधा, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, जो SO2 का अमाउंट इंडिकेट करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट इंडिकेट करता है। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, लिटमस पेपर नेचुरल कुछ आपके इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन को बता देते हैं, और वो नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं। कैसे? तो प्लांट से मिलते हैं। प्लांट नेचुरल होते हैं, पता है आपको, है ना। और कौन सा? लीचेन। लीचेन कैसे रिलेशन में रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशन में। क्या खाता है? सॉरी, किस किस का? एल्गी, फंगस का। एल्गी क्या देता है? फूड। फंजाई क्या देता है? पानी। और इसको बोलते हैं एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। SO2 का अमाउंट बताता है कि कितना अमाउंट है सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये आपका लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। सीधा एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। हाँ, मैंने आपको बता दिया, अब कैसे पढ़ना है आप जाने और आपका काम जाने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो एसिड एंड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो आप बताएंगे एसिड और बेस से, एसिड और बेस होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके? विद्युत के सुचालक होते हैं। अब मैम ये क्यों होते हैं सुचालक? आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए मैम हमारे पास फ्री आयंस होने चाहिए, कुछ मुक्त आयन होने चाहिए। वो आयंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ फ्री आयंस होने चाहिए, और आयंस हैं तो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली आयंस है ही। एसिड के पास कैसे आयन है? H+, और बेस के पास कैसे हैं? OH नेगेटिव। एसिड और बेस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड और बेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। अब मैम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक नया टर्म सुना हमने, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? वैद्युत अपघट्य क्या होता है? ध्यान से सुनना। ऐसा कोई लिक्विड जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर पाओ, ऐसा कोई लिक्विड, ऐसा कोई सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में है और जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट क्या कर पाओ? फ्लो कर पाओ। ऐसा तरल पदार्थ जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और यहां पर क्यों? रीजन क्या है? आपके सामने है, फ्री आयंस। कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको बता रही हूं कि एसिड बेस दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वो बेस हो। हाँ, स्ट्रॉन्ग को क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब उसके अंदर कौन से आयंस जाता है? H+ आयंस। H+ आयंस ज्यादा हैं तो आयन ज्यादा हैं तो आपको पता ही है फ्री आयंस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट का टाइम दो, मैं पानी पी लूं, मेरा गला हो गया खराब थोड़ा सा। देखिए मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि हम एक नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं, कौन सा, तो आपने बता दिया मैम हम लिटमस पेपर यूज करते हैं। इसके अलावा ये तो नेचुरल फॉर्म में था, इसके अलावा हम कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी यूज में लेते हैं, जिनके थ्रू हम बता देते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर और ये इंडिकेटर किस फॉर्म में होते हैं आप बताओगे, डाई की फॉर्म में होते हैं। डाई आप क्या बोलोगे, प्राकृतिक, वो नेचुरल था, सॉरी इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कृत्रिम सूचक। और जो किस फॉर्म में होते हैं, जो डाई की फॉर्म में होते हैं। कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक होता है डाई जिसको बोलते हैं मेथाइल ऑरेंज। जिन बच्चों के पास साइंस रहा होगा उन्होंने तो मेथाइल ऑरेंज से 2-3 एक्सपेरिमेंट किए होंगे 12th क्लास में, है ना। दूसरा होता है यहां पर फिनोफ्थलीन, ये 2 आपको याद करने हैं, फिनोफ्थलीन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कैसे इनको यूज में लिया जाता है। जो मेथाइल ऑरेंज होता है उसका नेचुरल कलर क्या होता है, तो हम बताएंगे, नाम से क्लियर है किस कलर की होती है, हल्के से लाइट ऑरेंज की भी होती है, कभी कभी ऑरेंज या लाइट ऑरेंज कलर की। ये ऑरेंज कलर की है। अगर आपने उसके ऊपर ए डाल दिया, ए का मतलब यहां पर क्या है, एसिड, और बी का मतलब यहां पर क्या है, बेस, क्षार। तो मैम जो आपका मेथाइल ऑरेंज है वो नेचुरल कलर क्या होता है, इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है। बट अगर आपने इसके ऊपर एसिड डाल दिया तो ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत हमारा इस ऑरेंज कलर से रेड कलर में बदल जाएगा, और हमें तुरंत पता लग जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशन डाला था वो कैसा था, वो एसिडिक नेचर का था। और अगर आपने इस लाइट ऑरेंज कलर वाले डाई पे अगर आपने डाल दिया क्या, अगर आपने डाल दिया बेस, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, तुरंत ये पीले रंग में चेंज हो जाएगा, येलो कलर में, ठीक है। बता दोगे आप, ओके मैम बता देंगे। ये जो फिनोफ्थलीन है उसका कोई भी कलर नहीं होता, नेचुरल कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस डाई होती है, ये रंगहीन होती है, इसका कोई भी मतलब कलर नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता। और इसके ऊपर जैसे ही आपने कोई एसिडिक सॉल्यूशन डाला, नो चेंज का मतलब है वो कलरलेस ही पड़ी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ही बेस डाला वो पिंक कलर में, गुलाबी कलर में चेंज हो जाएगी, और हमें पता लग जाएगा कि ये जो सॉल्यूशन हमने डाला था तो वो कैसा था, नेचर क्या था उसका, बेसिक या क्षारीय। और यही डाई काम आती है 2000 का नोट बनाने में। आप शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, आपको भरत सर पढ़ाएंगे कि जो 2000 का नोट है उसमें जो कलर दिया गया था वो किस डाइस के, तो वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करके फिनोफ्थलीन डाई पे और 2000 का नोट बनाया गया था, ठीक है। एक मैं आपको एक और बता दूं सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, अगर आप घर में कर सके तो देख लीजिए। हल्दी होता है, हल्दी, टर्मरिक, हल्दी क्या होता है, नेचुरल होता है। हल्दी से भी आप पता कर सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, एसिडिक है या बेसिक है कोई सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए हल्दी का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। अगर आपने हल्दी के ऊपर कोई भी एसिड डाला तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, वो पीले रंग में ही रह जाएगी। हल्दी प्लस एसिड की रिएक्शन करवाई, वो येलो कलर में ही पड़ा रहेगा। बट जैसे ही आपने टर्मरिक, हल्दी के ऊपर कोई बेसिक सॉल्यूशन डाला, बेसिक का मतलब कपड़े धोने का साबुन रगड़ दो उसके ऊपर। कभी कभी नहीं होता, हम खाना खाते हैं, खाना हमारे कपड़ों पे गिर जाता है और कपड़ों खाने के अंदर हल्दी होता है। कोई व्हाइट कलर की आपने शर्ट पहन रखी है, उसके ऊपर खाना खाया, खाना गिर गया, खाने के अंदर हल्दी, आपकी मम्मी ने उसको रगड़ के किससे धो दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कपड़े धोने के साबुन में होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मैम ने क्या बताया था, एक बेस होता है, एक क्षार होता है। तो जैसे ही आपने हल्दी के ऊपर बेस डाला तो वो स्टेन, आपका दाग किस कलर में चला जाता है, वो रेड कलर में चला जाता है। तो आप ये भी बता सकते हो,
ये बड़ा ही एक आपका सिंपल सा फंडा है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी ने जैसे ही उस व्हाइट कलर की शर्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से या सर्फ एक्सल से धो दिया तो वो किस कलर में चली जाती है, वो मैम रेड कलर में चली जाती है वो स्टेन। तो एक तरीका आपका ये हो गया एसिड और बेस पता करने का। ठीक है, बता देंगे। चलिए मैम इतना हम बता देंगे। अब नेक्स्ट क्या बात आती है, अब मैं आपको कुछ बताऊं कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पर आए और अलग अलग अपनी थ्योरी दी एसिड बेस के बारे में। वही थ्योरीज हमें यहां पर पढ़नी है, ध्यान से पढ़िएगा। यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनटीपीसी में तो मान के चलिए आएगा ही आएगा, क्योंकि एनटीपीसी के सिलेबस में क्लियरली लिखा है केमिकल कंपाउंड्स, और केमिकल कंपाउंड्स में यहां पर आपको एसिड बेस सॉल्ट पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए सर्फ एक्सल दाग अच्छे हैं, रितु बोल रही है। अरे वाह रितु, कुछ भी आप आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहे हैं, आप आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहे हैं। चलिए पढ़े, चलो गला बैठ गया है मेरा थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है, बच्चों का एग्जाम भी आ रहा है एनटीपीसी वाला। देखिए अब हमें कुछ थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी में हमें 3 थ्योरी पढ़नी है, कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं हम। थ्योरी का मतलब यहाँ पे सिद्धांत, उन सिद्धांत में, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी समरी दे देती हूँ मैंने क्या पढ़ाया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, देखिए मैंने क्या पढ़ाया कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनको हमें पता करना होता है कि वो एसिडिक हैं या बेसिक नेचर में है। सबसे पुराना तरीका मैम उनको टेस्ट कर लेंगे, जो खट्टी लगेगी वो एसिड, जो कड़वा लगेगा वो बेस। जैसे मैम बेस, हम कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, या जो सोडे होते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडे को चखो, आपको क्या लगता है, कड़वा, क्योंकि सोडे हमेशा किस नेचर में होते हैं, वो हमेशा बेसिक नेचर में होते हैं। दूसरा मैम पानी में डालेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करने लग जाते हैं। और अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर, अगर पूरे तरीके से अगर वो पूरा टूट गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, तो वो क्या करेगा, एक ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। जिस एसिड से जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा, और जिस एसिड का जितना कम पीएच वैल्यू होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग एसिड्स हम हमारे केमिस्ट्री की लैब में यूज में लेते हैं, हम खाने में काम नहीं ले सकते हैं। वीक एसिड्स वो हैं जो हम खाने में काम में लेते हैं, मतलब नॉर्मली हम जो डेली लाइफ में काम में लेते हैं, जैसे टमाटर खाया ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिन इमली खाया टार्टरिक एसिड, आपने दही खाया लैक्टिक एसिड, ऐसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी कार्बोनिक एसिड। तो ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। और वीक एसिड्स का मतलब है जो इसको पानी में डालो कंप्लीटली जो क्या हो, कंप्लीटली डिसएसोसिएट ना हो, मतलब पार्शियली वो क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए उनका। और जब कंप्लीटली नहीं होंगे तो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन एसिड। इसका ऑपोजिट हम देखेंगे बेस के केस में, सेंस बेस क्षार के सेंस में क्या होगा, जिनका पीएच वैल्यू नियर बाई 14 हो या 12 13 14 आ रहा हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस, और 7 से ऊपर और नियर बाई 10 10.5 आ रहा हो उसको वीक बेस बोलेंगे, या स्लाइटली बेसिक बोलते हैं उनको। हो गया, 7 रहेगा, 7 वो वैल्यू है जहां पर H प्लस और OH नेगेटिव दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, पानी। कौन सा पानी, डिस्टिल्ड वाटर। कहां काम आता है, आपकी लैब में या आपका बैटरीज में काम आता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या करना है, उसके बाद आपको याद करना है कि कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें हम लिटमस पेपर को इंक्लूड करते हैं, उनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन का, हाँ तो किसी भी सॉल्यूशन का हम पता कर लेते हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर ओरिजिनल तो मैम क्या होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। कहां से मिलते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन सा, लीचेन या लाइकेन, और किस किस का हाइब्रिड, एल्गी फंगस का, उससे मिलते हैं। ठीक है, और जब हम पर्पल कलर को कुछ डाई से कलर कर देते हैं तो रेड वाला जब ब्लू में कन्वर्ट होता है, क्या कौन सा सॉल्यूशन डालने से, बेस। और ब्लू से रेड कब कन्वर्ट होता है, जब आप कोई एसिड डालोगे, ये लो। और कुछ आर्टिफिशियल डाई जो केमिस्ट्री में बनती है लैब में, वो हम काम में लेते हैं। नंबर 1 इज फिनोफ्थलीन, नंबर 2 आप क्या बताएंगे, मेथाइल ऑरेंज, और 2000 का नोट बनाने में फिनोफ्थलीन काम में आती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा हल्दी बड़ा कॉमन लाइफ में हम यूज में देते हैं, तो वो एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। इतना मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग टाइम पे उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, किसके बारे में, एसिड बेस के बारे में। चलिए एक एक करके थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए
सबसे पहले साइंटिस्ट आए आर्रेनियस। आप बताएंगे सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से आए थे? आर्रेनियस। तो आर्रेनियस जी ने बातें बोली कुछ किसके बारे में? तो आप बताएंगे आर्रेनियस जी ने एसिड बेस के बारे में कुछ बातें बताई। क्या बात बताई? ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा, केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर पढ़ने लग जाओ तो ही इजी है। आर्रेनियस जी ने क्या बोला? जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, जो कॉमन हम डेफिनेशन देते हैं हाइड्रोजन आयन वाली या OH नेगेटिव वाली, उसको हम आर्रेनियस का ही डेफिनेशन बोलते हैं। आर्रेनियस जी ने सिंपल सी चीज बताई कि एसिड वो है, एसिड वो केमिकल कंपाउंड है जो पानी में, जो वाटर में या तो H+ या H3O+ आयंस रिलीज करें, तो उन केमिकल कंपाउंड को हम एसिड का नाम देते हैं। दूसरा, बेस क्या है? बेस वो कंपाउंड है जो पानी में कौन से आयंस रिलीज करें? OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करें। ये जो कॉमन डेफिनेशन मैंने बताई थी, ये कौन से साइंटिस्ट ने दी? आर्रेनियस। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आर्रेनियस जी ने एसिड और बेस का डेफिनेशन क्या दिया था, आपको ये दोनों लाइन बतानी है। क्लियर हो गया? आर्रेनियस जी ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी थी जो मैंने आपको बता दिया, बट ये जरूर बोलना H+ आयंस कब देते हैं? पानी में। अकेला ऐसे थोड़ा ना है, अकेला अपने आप H+ आयन रिलीज करने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी में जब H+ आयन रिलीज करें तो वो एसिड्स, और बेस क्या होंगे? जो पानी के अंदर OH नेगेटिव। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? आर्रेनियस, और इसको आर्रेनियस थ्योरी के नाम से जानते हैं। कुछ नया नहीं है मैम, ये तो आप पढ़ा चुकी हैं। चलिए, इसके बाद आए थे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। इसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, इन दोनों ने अपना थ्योरी दिया। अब हिंदी में कुछ अलग नाम नहीं है, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी नाम याद रखेंगे, ठीक है? कुछ अलग नाम नहीं है। इन दोनों ने क्या बोला, इसको मैं स्टार करती हूं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा हुआ भी है बहुत सारे एग्जाम में। ध्यान से सुनिएगा, आर्रेनियस जी ने क्या किया कि एसिड हम किसको बोलेंगे? एसिड वो केमिकल कंपाउंड हैं जो पानी के अंदर प्रोटॉन रिलीज करते हैं। एसिड क्या है? वो कंपाउंड हैं जो पानी में प्रोटॉन रिलीज करते हैं, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अब ये क्या बताऊं मैं, प्रोटॉन क्या होता है? 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, सबसे बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, और जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया उस जो आपके किसने दिया था? आर्रेनियस जी ने। उन्होंने बोला कि एसिड वो हैं जो पानी में कौन से आयन रिलीज करें? प्रोटॉन आयन रिलीज करें। कहने का मतलब है एसिड, और एसिड को जब मैंने वाटर दिया तो क्या रिलीज होगा? यहां से प्रोटॉन रिलीज होने लग जाएंगे। ये किसने बताया? हमारे ब्रॉन्स्टेड जी ने बताया। और ऐसे एसिड को क्या कहते हैं? वो एसिड या वो केमिकल जो पानी के अंदर प्रोटॉन रिलीज करते हैं, इन एसिड का नाम दे दिया ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड। इनको नाम दे दिया ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एसिड। आपसे एग्जाम में घुमा कर पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? देखिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड के एग्जाम्पल दो। अरे भैया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HCl, H+ Cl नेगेटिव, H+ का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन, है ना? H2SO4 क्या निकलेगा यहां से भी? प्लस आयंस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे घुमाकर पूछ सकता है। हिंदी में ब्रॉन्स्टेड लोरी अम्ल बोल देंगे। एसिड क्या है? आपसे पूछे ये डेफिनेशन किसने दिया था एसिड्स का, कि एसिड्स पानी में प्रोटॉन रिलीज करते हैं। यस, दिस इज लाइव क्लास आशीष कुमार। आप बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने, ठीक है? अब ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी जी दूसरा डेफिनेशन क्या दिया? बेस का। इन्होंने बोला कि देखिए, ब्रॉन्स्टेड जी ने आपका बेस के बारे में क्या बताया? ये तो हो गया एसिड।
अब मैं अलग पेन से लिखती हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए, अब ब्रॉन्स्टेड लोरी ने बेस के बारे में क्या बताया, ये ध्यान से सुनना। ये तो बड़ा कॉमन सा था, ये तो हो गया। इन्होंने बोला कि बेस वो हैं या क्षार वो हैं, बेस वो हैं जो एसिड के द्वारा डोनेट किए गए प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड जी ने बताया एसिड वो हैं जो हाइड्रोजन के अंदर, जो पानी के अंदर प्रोटॉन आयंस को रिलीज करें, और बेस वो हैं जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। और ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ये डेफिनेशन दी एसिड बेस की किसने, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूं क्योंकि आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, वो वहां पर ये थ्योरी वापस काम आएगी। फिर बढ़ाऊं एक बार, क्या बोला, जो पानी के अंदर प्रोटॉन को रिलीज करें वो एसिड, और ऐसे एसिड को ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, आगे मैं आपको निकालना सिखाऊंगी ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड कौन से हैं, बेस कौन से हैं, आगे काम आएगा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस में। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जो H+ डोनर है उनको हमने एसिड, और जो इन आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें वो क्या होते हैं, बेस। और ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी और बेस का मतलब होता है क्षार। जब प्रोटॉन डोनर क्या हो गया, आप क्या बताएंगे, प्रोटॉन डोनर आपका एसिड और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले बेस। और ये थ्योरी किसने बताई, तो ये ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने। दो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थ्योरी पे चलो, नेक्स्ट थ्योरी पे चलो आप। इसके बाद साइंटिस्ट आए थे आपके लेविस नाम के साइंटिस्ट। लेविस जी ने आपकी थ्योरी दी। अब आपको पढ़ना है लेविस थ्योरी क्या होता है। लेविस थ्योरी तो बहुत कम पूछा जाता है, बट लेविस एसिड और लेविस बेस के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। लेविस एसिड और लेविस बेस के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करें अब, हो गया। लेविस थ्योरी क्या होती है, हिंदी में लेविस सिद्धांत बोला जाता है। लेविस नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने एसिड बेस का डेफिनेशन दिया, अम्ल और क्षार का डेफिनेशन दिया। क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं। इन्होंने कहा कि लेविस ने क्या कहा कि एसिड वो हैं, मैं यहां पर लिख रही हूं, या केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड या एसिड वो है जो शेयर किए हुए शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। पहले मैं थ्योरी लिख रही हूं यहां पर, को एक्सेप्ट करे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा है यहां पर, मैंने लिखा है कि लेविस जी ने बताया कि एसिड्स वो हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। अब मैम ये तो एक नया नाम सुना दिया आपने, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में कहा जाता है लोन पेयर, केमिस्ट्री में कहा जाता है लोन पेयर। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड में हैं तो वो तो जानते होंगे लोन पेयर होते क्या हैं। लोन पेयर का मतलब है एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन। कोई भी कंपाउंड है, मान लो, ध्यान से सुनिएगा, मान लो ए नाम का कोई कंपाउंड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6। ध्यान से सुनिएगा, शेयर्ड का मतलब होता है साझा किया हुआ, पेयर का मतलब जोड़ियों में होते हैं हमेशा, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। देखिए मान लीजिए एक मैंने ए नाम का कोई कंपाउंड बोला है, इसके पास आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने काम में ले लिए बॉन्ड बनाने में,
ये चार इसने जो भी XYZ जो भी इसने बॉन्ड बनाया हो, हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉन्ड बनाने में काम आ गए। और ये जो दो एक्स्ट्रा पड़े थे जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्ड बनाने में, उनको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझ में आ गया? ऐसे इलेक्ट्रॉन that cannot having involvement in making chemical bonding, वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी प्रकार का बंध बनाने में काम नहीं आते हैं। एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, इसके पास एक्स्ट्रा है, लो भैया एक्स्ट्रा है, तो इसने डोनेट कर दिया। बट मैं यहां डोनेट नहीं लिख रही हूं, मैंने क्या लिखा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने यहां पर लिखा है एसिड वो है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, अपनी तरफ ले लें। डोनेट करना नहीं लिखा है मैंने, और एक्सेप्ट करें किसको, आप बताओगे, लोन पेयर को। लोन पेयर का मतलब क्या है, बॉन्ड बनाने के बाद किसी भी एलिमेंट के पास जो एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और इन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला केमिकल कंपाउंड एसिड होता है। किसने बताया था, लेविस जी ने। इसको मैंने क्या बना दिया, लेविस थ्योरी। और ऐसे एसिड, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे एसिड जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, उन एसिड को बोला जाता है लेविस एसिड। उन एसिड को बोला जाता है लेविस अम्ल। हिंदी में लुईस लिखा होता है, लुईस एसिड या लुईस अम्ल, एक ही बात है, ठीक है। उनको हम लुईस अम्ल बोलेंगे। ये डेफिनेशन एसिड की किसने दी, मैम लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दी, ठीक है। इस चीज को मैंने साइड में भेज दिया, इस चीज को मैंने यहां रख दिया। अभी एग्जाम्पल दूंगी मैं, इसके एग्जाम्पल पर आएंगे, हम बात करेंगे एग्जाम्पल पे। अब आते हैं हम लेविस बेस पर। इन्होंने बेस के बारे में क्या बताया, एसिड तो हो गया, एसिड ने क्या किया, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, किसी ने डोनेट किया होगा, किसी डोनर ने, तो उसको हमने क्या बोल दिया यहां पर, लेविस बेस। बेस वो है, क्षार वो है जो लोन पेयर या एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। क्या करें, डोनेट करें। तो ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस के नाम से जानते हैं, या लुईस क्षार या लेविस क्षार के नाम से जाना जाता है। आप बताइए, किसी को कुछ बात समझ में ना आई हो तो, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो बिल्कुल सही। कमेंट्स भी पढ़िए मैम, कमेंट्स में पढ़ाऊंगी तब नहीं पढ़ूंगी, फिर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैम आज आप गुस्से में हैं क्या, नहीं मैं आज गुस्से में नहीं, आज मैं पढ़ाने के मूड में हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया ऐसे एसिड जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, लेविस एसिड बता देंगे। और ऐसे केमिकल कंपाउंड जो शेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे मैं, अरे भाई छोटा हो जा, बड़ा कौन कर रहा है तुझे। एक तो ये इंडिया की टेक्नोलॉजी ना समझ में आती है, ना इनसे दूर हट सकते हैं। डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का मन भी करता है और पढ़ा भी नहीं पाते हैं। हालांकि अब तो मेरा हाथ बहुत जम गया, ऐसी बात नहीं है, जब क्लास नहीं होती तो प्रैक्टिस करती हूं मैं, है ना। देखिए मान लो ए और बी दो एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। ए और बी दो एलिमेंट हैं, तो दो एलिमेंट हैं, ए के पास दो लोन पेयर वाले, मतलब सॉरी एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े थे, इस बी ने इसको ए को डोनेट कर दिया। अब मुझे जल्दी से बताओ इसके अंदर लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है, फास्ट जल्दी से कमेंट करो। ए और बी में लेविस एसिड कौन सा हुआ और लेविस बेस कौन सा हुआ, प्लीज जल्दी बताइए मुझे। मैंने बोला है कि बी के पास
लोन पेयर था, एक एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर था, इसने डोनेट कर दिया। इसने डोनेट किसको किया? ए को। अब मुझे बताओ डोनर 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 क्या होता है? ये देखो मैम, डोनर क्या होता है? जो लोन पेयर को डोनेट करे लेविस बेस कहलाता है। डोनेट किसने किया? बी ने। तो बी को मैं यहां पर क्या नाम दूंगी? इसको लेविस बेस का नाम दूंगी या लुईस छार का नाम दूंगी। और एक्सेप्ट किसने किया लोन पेयर को? ए ने। एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? एसिड। तो इसको नाम क्या दूंगी मैं? लेविस बेस। बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। और क्या था? सॉरी, लेविस एसिड, टाइपिंग मिस्टेक है, लेविस एसिड। इसने एक्सेप्ट किया लेविस अम्ल। ये लो, हो गया, हो गया। हाँ सही ने, सबने आंसर दिया है। ऐसा पढ़ाएंगे तो हम डेली पढ़ेंगे। ओके, मेरी डेली ही क्लास होती है, जूना पंडित जी। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की बात हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। कभी कभार एग्जामिनर का मूड है यार थ्योरी बना दी तो बना दी, यहां पर आपसे ज्यादातर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रही हूं, पहले एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, और उधर की साइड में लिख देती हूं एग्जाम्पल ऑफ लेविस बेस। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं वही सब मैं आपको यहां पर पढ़ा रही हूं। देखिए, सबसे पहला अलग पेन से लिखती हूं ताकि बच्चों को अच्छे से दिखे। सबसे पहले अगर मैं लेविस एसिड का एग्जाम्पल लूं तो लेविस एसिड में, अच्छा चलो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल, मुझे लगता है बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं एक चीज बता देती हूँ, एक कॉमन एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। ठीक है, फिर वो एग्जाम्पल यहां भी लिख देंगे। मैंने लिखा NH3 और मैंने यहां लिखा H। क्या आप मुझे इसमें बता सकते हैं कि लेविस एसिड कौन सा है और लेविस बेस कौन सा है? मैं भी देखूं आपको कितना समझ में आया है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने यहां लिखा अमोनिया NH3, नाइट्रोजन लिखा यहां पर मैंने, और ये एरो मैंने इस साइड लगाया हाइड्रोजन की साइड। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से लेविस एसिड कौन सा हुआ और लेविस बेस कौन सा हुआ? इतने में मैं पानी पी रही हूं, मुझे जल्दी से आप आंसर दीजिए इस बात का। जल्दी बताइए। H एसिड है, एक ने बोला है H बेस है। ठीक है, H लेविस एसिड है। भैया इतने कंफ्यूज हो तुम लोग, इतना चिल्लाने के पढ़ाने के बाद भी तुम लोग गलत बता रहे हो, तुम्हारा कैसे काम चलेगा? देखो, नाइट्रोजन के पास आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। नाइट्रोजन के पास दो, अगर नहीं आता है तो सीख लेना, मैं क्लास में सिखाऊंगी। दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना हुआ है, लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। एरो किस साइड लगा हुआ है? हाइड्रोजन की साइड। ठीक है, तो यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। तो मुझे बताओ डोनर कौन होता है? तो अभी बताया था मैंने, डोनर किसको बोलते हैं? ये देखो यहां लिखा हुआ है, जो शेयर सॉरी ये देख लो, यहां से देख लो, एसिड वो है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट करने वाले एसिड, तो डोनर कौन हो जाएगा? बेस। तो ये क्या हो गया? ये बेस हो गया। और एक्सेप्ट करने वाला कौन सा हो गया? आप बताएंगे एसिड हो गया। अब मैं एक बात और कंफर्म कर दूं आपको। अब आप मुझे बताइए NH3 क्या है, लेविस क्या है, बेस है, और H यहां पर क्या बन गया? H यहां पर एसिड बन गया। तो मैं H को यहां पर लेविस एसिड में लिख दूं, है ना? हो गया। और बेस का एग्जाम्पल NH3 हो गया। बस यही एग्जाम में आते हैं, यही एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन बताती हूं मैं आपको, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का, कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा, उनको आगे बताऊंगी मैं। ये जो लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में डोनेट और एक्सेप्ट करने से जो बॉन्ड बनता है, ये जो मैंने बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हिंदी में कहा जाता है उपसह संयोजक।
मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलती हूं डोनर और एक्सेप्टर के बीच में, बट डोनर कौन सा, लोन पेयर वाला डोनर अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। आप बताएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में हम वापस पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, हो गया। ये मैंने यहां पर इसको मैंने वापस रब कर दिया। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रही थी, हमें यहां पर एग्जाम्पल लिखने हैं, तो चलिए एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया। नेक्स्ट है आपका BF3। क्या आप मुझे बता सकते हैं BF3 और इस हाइड्रोजन में एसिड कौन सा हुआ, बेस कौन सा हुआ? सेम वही है, बी के पास एक लोन पेयर है, डोनेट कर देगा। डोनर क्या होता है आपका, बेस एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है आपका, लेविस एसिड। ठीक है, आप बता देंगे। चलिए अब आप बता देंगे BF3 मैं किधर लिखूं, तो मैम BF3 जहां पर आपने NH3 लिखा है वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारा BF3 आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल आप कहां पे लिख सकते हैं, लेविस बेस के अंदर BF3 कहां आ गया, एक्वारीजिया बताएंगे हम, एक्वारीजिया बताएंगे, डोंट वेरी। तो इसका BF3 क्या हो जाएगा, यहां पर अगेन बेस हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो PDF मिलेगी उसमें आपको कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर थोड़ी समझ में आ गई तो मुझे लगता है एग्जाम्पल आपको वैसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, आप निकाल लेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको एक PDF दूंगी, उसमें आपको मिल जाएंगे लेविस एसिड के एग्जाम्पल और लेविस बेस के एग्जाम्पल। बस यहाँ पर आपको इतना ही कॉन्सेप्ट या इतनी ही आपको थ्योरी यहाँ पर याद करनी थी। अब इतनी सारी डेफिनेशंस होगी एसिड बेस की, बता देंगे। हाँ, H एसिड है, BF3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। और बाकी के एग्जाम्पल आपको PDF में मिल जाएंगे। अब अपने ऑटोमेटिकली अगर थ्योरी समझ में आ गई है तो आप निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट चले, आप नेक्स्ट चले। चलिए नेक्स्ट आपको, चलिए भाई, एक बच्चा पूछ रहा है मैम ओनली वन डाउट, बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ज्यादातर यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि बेटा इसका आंसर है, मुझे बच्चे का नाम दिखाओ, बच्चे का नाम दिखाओ जल्दी से। आदित्य सिंह मुझसे यूट्यूब पे पूछ रहे हैं कि मैम बैटरी एसिड में, देखिए एक बच्चे का डाउट है, बैटरीज में, बैटरी कौन सी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी में DW क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। मुझसे बच्चे ने पूछा है मैम सल्फ्यूरिक एसिड यूज में क्यों लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज में लेने का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक नेचर का होता है, डाई बेसिक नेचर का होता है। अब मैम ये डाई बेसिक क्या होता है? तो आदित्य जी आपको अगली क्लास में, आज तो नहीं हो पाएगा, डाई बेसिक, मोनो बेसिक, ट्राई बेसिक सब आपको समझ में आएगा। इसका रीजन है ये डाई बेसिक नेचर में होता है, इसलिए इसको बैटरीज में यूज में लिया जाता है। अब क्या होता है डाई बेसिक, मोनो बेसिक, अभी आपको 15 से 20 या आधा घंटे की क्लास में आदित्य जी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एसिड्स के टाइप पढ़ने जा रहे हैं हम, उसके बाद हम कॉन्जुगेट एसिड वगैरह पूछेंगे। ठीक है, अभी हाँ सिद्धार्थ शर्मा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ एसिड्स या अम्ल के प्रकार, या अम्ल के प्रकार। मैम प्लीज बाई कैसे करें? हाँ मैं बता देती हूँ, अगर आपको हमारा साइंस स्पेशल का बैच परचेज करना है तो आप हमारा टाइम्स कोचिंग का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको सारे बैचेस मिलेंगे। आपको GS स्पेशल, साइंस स्पेशल आपको वहां पर मिलेगा, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, सारे बैच मिलेंगे। या आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.timescoaching.in की वेबसाइट पे, यहाँ पर आपको बीच में कॉमेंट पे मिल रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है मैम, आप बुक बता दीजिए। बुक बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, बहुत इजी लग रहा है। थैंक यू मैम, चलो बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री इजी लगेगी, ऐसे ही आप केमिस्ट्री पढ़ लेंगे पूरी। ठीक है, साइंस स्पेशल बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज वो आप यूज कर सकते हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म बुक सिद्धार्थ शर्मा कह रहे हैं, मुझे सिद्धार्थ शर्मा का डाउट बताइए।
बट दूसरे टॉपिक है इसलिए नाराजगी हो गई थी। नो 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 नो, मैं कोई नाराज नहीं, बच्चों से कभी टीचर नाराज नहीं होता है। चलो लिखे, टाइप्स ऑफ एसिड स्टार्ट करें। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। सबसे पहला एसिड, सबसे पहला एसिड यहां पे लिखना है आपको ऑक्सी एसिड। सबसे पहला आपको लिखना है ऑक्सी एसिड। ध्यान से सुनिएगा, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे ऑक्सी अम्ल। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन होने वाला एसिड, नहीं। ऑक्सी एसिड किसको बोलते हैं? ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हो। ऐसे एसिड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हो, आप क्या बोलेंगे उनको? ऑक्सी एसिड्स। एसिड्स दैट आर हैविंग बोथ एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्सी एसिड। वो अम्ल जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों तत्व पाए जाएं उनको ऑक्सी एसिड। एग्जाम्पल, मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप ही बता दोगे। जल्दी बताइए कौन सा एसिड लिखूं? HNO3, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, किसका एग्जाम्पल? ऑक्सी एसिड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल H2SO4, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, किसका एग्जाम्पल बनेगा? ऑक्सी एसिड का। HCl नहीं होगा मैम। नेक्स्ट एग्जांपल H3PO4, क्या बोलते हैं इसको? H3PO4 का नाम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक अम्ल। और एक होता है H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। दोनों अलग अलग हैं। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 को, और ये फॉस्फोरिक एसिड। यहां पर भी ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, यहां पर भी ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, किसका एग्जाम्पल है? अरे NaOH। प्रमोद सारी रात रामायण पढ़ाई, सुबह उठ के पूछते हो सीता किसकी मम्मी थी? बेटा कब से बता रही हूं, NaOH में OH आता है, OH इज बेस, बेस होता है NaOH। कहां से ले आए आप यहां पर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और बताऊं तो मैं आपको H3BO3, एग्जाम्पल H3BO3, क्या बोलते हैं इसको? बोरिक अम्ल। जो आंख के अंदर इंफेक्शन हो जाता है तो आंख को धोने के लिए, हमारी आईज वॉश करने के लिए हम बोरिक एसिड उन दवाइयों में, आई ड्रॉप में आता है। ठीक है, यहां पर H आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल। जो मतलब आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, जो आई ड्रॉप डालते हैं, आई ड्रॉप की बोतल के ऊपर देखना लिखा हुआ मिलता है बोरिक एसिड, उसको बनाने में काम में आता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड है। आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट आए, दैट आर ऑक्सी एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं इनके नाम बता देती हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, H3PO4 लगा हुआ है फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO3 हो जाएगा फॉस्फोरस एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। वो एसिड्स जिनके अंदर क्या हो मैम? जिनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो, क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें दूसरे टाइप के एसिड पे। दूसरा टाइप का एसिड होते हैं हाइड्रो एसिड। ये अच्छे से पढ़ना, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। दूसरे हैं हाइड्रो एसिड, या हिंदी में इसको बोलते हैं हाइड्रो अम्ल। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि जिनमें हाइड्रोजन होता है उनको हाइड्रो एसिड बोलते हैं, ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। ठीक है, ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं? अच्छा, रेड कलर से बच्चों को, किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है तो उसको रेड एंड ग्रीन विजिबल नहीं हो पाएगा, तो ब्लू कलर, ब्लू भी विजिबल नहीं पाएगा इसको। कौन सा कलर लूं मैं? ये ले लेती हूं, चलो इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ देखिए, हाइड्रो एसिड किसके बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन ना हो। मैं यहां पर हाइड्रोजन होने या ना होने की बात नहीं कर रही हूं, ऐसे एसिड्स जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन एलिमेंट इज एब्सेंट, तो उन एसिड्स को, एक डेफिनेशन तो इसकी ये होती है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। दूसरा, और जिसमें हाइड्रोजन किसी हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो, हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो,
ऐसे एसिड्स को हम नाम देते हैं हाइड्रो एसिड। एक बार फिर रिपीट करूं, ऐसे एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो, ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन किसी हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। हाइड्रोजन इज बाउंडेड बाय या हाइड्रोजन इज बाइंडेड बाय एनी हैलोजन एलिमेंट, और जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो। अब मैम आपने एक नया टर्म लिखा हैलोजन एलिमेंट। अब जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको हैलोजन एलिमेंट नहीं समझ में आएगा। हैलोजन एलिमेंट क्या होते हैं मैं एक लाइन में बताऊं, ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट बनाए, ऐसे एलिमेंट जो नमक बनाए, और हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। ग्रुप नंबर 17 में, या हाईली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं हैलोजन एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटी। एटी यहां पर एंटीमोनी नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि एटी इज एंटीमोनी, वो बच्चे उल्लू हैं, ठीक है। एंटीमोनी का सिंबल क्या होता है? Sb, एंड एंटीमोनी इज ए सेमी कंडक्टर। एटी होता है एस्टेटाइन या एस्टेटिन बोल लो आप, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब सोल्ट बना सकते हैं NaCl। आप बता सकते हैं NaBr भी होता है। ये सोडियम आयोडाइड, ये सब आपने पढ़े होंगे। AgI, ये सब पढ़े होंगे आपने, है ना? नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे। ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर सेल में आप बता सकते हैं, मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो, उनको हैलोजन एलिमेंट बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं। अभी आप इतना सब कुछ भूल जाओ, ये वैलेंसी वगैरह कुछ याद मत रखो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। आप याद रखो ऐसे एलिमेंट जो नमक बनाए, जो सॉल्ट बनाए, हैलोजन एलिमेंट। और उस ग्रुप को, इन पांचों के ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं? एक नया हैलोजन भी आ गया, हालांकि वो बाद की बात है। उनको हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो जब हाइड्रोजन इन हैलोजन एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है और वो एसिडिक फॉर्म में हो, उसको हाइड्रो एसिडिक बोलते हैं। एग्जाम्पल, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, एग्जाम्पल तो आप ही बता दोगे मुझे। HBr, HBr क्या लिखा मैंने पहला? HBr। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अगर किसी को नहीं पता है मैं बता देती हूं, लिख लीजिएगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे इसका फुल फॉर्म हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको इसका बताऊं तो HCl, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? हैलोजन एलिमेंट। तो HCl क्या होगा मैम? तो आप बताएंगे HCl क्या होगा? हाइड्रो एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं अगर दूं तो देखिए, इसको छोटा कर दूं, यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं। आप जोड़ दीजिए H को I के साथ या H को F के साथ, HF, ये लो नेक्स्ट एसिड हो गया। और HF की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो इसको कहा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको बोला जाता है हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोइक एसिड बता देंगे, ठीक है। एक और होता है HCN। मैम CN तो आपने यहां नहीं लिखा, CN तो हैलोजन एलिमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं, CN को बोलते हैं साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो ये भी एग्जाम्पल यही आता है। कहने का मतलब है वो एसिड जो या तो हैलोजन एलिमेंट के साथ या CN के साथ जुड़े हों। CN क्या होता है आपका? साइनाइड। इसके साथ जुड़े हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको भी हमने दूसरा नाम दे दिया, उसको हमने हाइड्रो एसिड का नाम दे दिया, हाइड्रो एसिड का नाम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हाइड्रोसाइनिक बोलेंगे इसको। कौन बोल रहा है इसका फुल फॉर्म? चलिए मैं बता देती हूँ, अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं पता है। इसको हाइड्रोस, कहां लिखा मैंने? ये रहा, HCN यहां लिख देती हूँ ना, HCN। इसको बोला जाता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है। HCl का यूज कहां होता है? बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए
तो ये सब क्या होते हैं? हाइड्रो एसिड। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट स्लाइड ली मैंने। नेक्स्ट हम लेते हैं 3 नंबर पे आपका एग्जाम्पल। 3 नंबर में स्ट्रॉन्ग और वीक तो आई थिंक मैंने पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखिए, ऐसे एसिड्स जिनको हम मिनरल एसिड का नाम बोलते हैं। खनिज अम्ल हिंदी में बोलते हैं खनिज अम्ल। मिनरल्स एसिड, मिनरल्स एसिड किसको बोलेंगे? तो मैं बता देती हूं, ऐसे एसिड्स जिनमें कार्बन ना हो और जो मिनरल से बने हो, मतलब जिनमें कार्बन ना हो, कार्बन एब्सेंट हो, उनको हम बोलते हैं क्या? मिनरल एसिड। और जो मिनरल से बने हो, जो मिनरल से बने हो, जो खनिज तत्वों से बने हो। एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा है ही नहीं। सबसे पहला एग्जाम्पल HCl, क्लोरीन के साथ जुड़ा है। HCl, क्लोरीन क्या है? यहां पर मिनरल। HI भी क्या है? मिनरल। उसके बाद HNO3, H नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों क्या है? मिनरल। H3PO4 फॉस्फोरस ऑक्सीजन, ये भी आ गए यहां पर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? H3BO3 भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मिनरल एसिड। और मैं आपको बता दूं, मिनरल्स एसिड मतलब वो एसिड जिनके अंदर कार्बन ना हो, उनको क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन हमारी ये हो गई, किसकी? एसिड की। कितने टाइप के एसिड पढ़ लिए हमने? तो हमने मेनली 3 टाइप के एसिड पढ़ लिए। नेक्स्ट अगर मैं एसिड का टाइप लिखूं तो नेक्स्ट आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो मैम आप पहले ही बता चुकी हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे मैम? ऐसे एसिड जिनका पीएच वैल्यू क्या हो? किसके बीच में आए? 0 से 3 के बीच में आए। या स्ट्रॉन्ग एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। या स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीट तरीके से टूट जाए, जो कंप्लीट तरीके से डिसएसोसिएट हो जाए। किसके अंदर? पानी के अंदर। कोई भी डेफिनेशन बोल लो, पीएच वैल्यू कम वाले, हाइड्रोजन ज्यादा होने वाले, या कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन होने वाले, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड वो एसिड जो इसका जस्ट ऑपोजिट हो, 3 से लेकर 6.9 तक की पीएच वैल्यू वाले, या जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, या जो पार्शियली टूटे, जो पूरा ब्रेकडाउन ना हो। एग्जाम्पल बड़े इजी से हैं, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब मैं आगे आपको वापस पढ़ाने वाली हूं। कितने टाइप के एसिड बता दिए मैंने? 5 टाइप के एसिड। और कितने टाइप की एसिड बेस की डेफिनेशन बताई मैंने? 3 टाइप की, मेनली 3 टाइप की, जो आपका किसने बताया था? साइंटिस्ट लोगों ने बताया था। ठीक है, इतनी बातें आपको पढ़नी थी आज की क्लास में। अब नेक्स्ट मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगी बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब ये बेसिसिटी क्या होता है? हाँ, अम्लों की क्षारीयता, अम्लों की क्षारीयता, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत था, है ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा? एसिड बेस के बारे में कुछ नॉर्मल चीजें पढ़ी हमने, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई एसिड्स बेस किसको बोलते हैं, आर्रेनियस जी ने क्या बोला था, ब्रॉन्स्टन लोरी ने क्या बोला था, और लेविस ने क्या बोला था। एक बच्चा कह रहे हैं मैं मजा आ रहा है, चलने दो क्लास। भैया तुम्हें तो मजा आ रहा है, पर हम तो सुबह 8 बजे से क्लास ले रहे हैं, हमें तो नहीं आ रहा है, हम तो थक गए। चलिए, अब कुछ बच्चों के डाउट हैं तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी डाउट का हाँ, इसी चैप्टर का। अब ये नहीं है मैंने पढ़ाया एसिड बेस सॉल्ट है और तुम डाउट पूछो मुझसे रेडियो एक्टिविटी के, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना बताना। चलिए
ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग क्या है, जो बच्चे जानना चाहते हैं मेरे बैच के बारे में बता देती हूँ। हमारा बैच टाइम्स कोचिंग पे साइंस स्पेशल 1 एकदम कंप्लीट हो चुका जून में, साइंस स्पेशल 2 एक वीक के बाद कंप्लीट होने वाला है। अभी एक नया बैच आया है साइंस स्पेशल 3, साइंस स्पेशल बैच नंबर 3। अगर बैच नंबर 3 की बात करूं, आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। पहला है बायोलॉजी, वो मैं ही पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री वो भी मैं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स बाय अंकुर सर। और अंकुर सर की जितनी ज्यादा तारीफ करें उतना ही कम है। बच्चों ने क्या गजब का रिस्पॉन्स दिया है, क्या टीचर है, मतलब ही इज लाइक सुपर्ब। ठीक है, ये दोनों मैं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स अंकुर सर। उसके बाद मैं बता दूं क्लासेस कहाँ चलती हैं, तो हमारा जो ऐप है आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, आप सर्च करेंगे टाइम्स कोचिंग नाम से, आपको हमारा ब्लू एंड पिंक कलर का लोगो मिलेगा। ये बैच स्पेशली हमने किसके लिए बनाया है, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए। और इसकी क्लासेस का टाइमिंग है 6:30 to 8:30, 6:30 से 8:30। फिलहाल अगस्त तक तो हमारा एक दिन में एक ही क्लास हो रहा है, बट 1 अगस्त से 2 क्लास होंगी। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 1.5 से 2 घंटे का, और एक आपका इवनिंग शिफ्ट में, क्योंकि एनटीपीसी का भरोसा नहीं है किस दिन एनटीपीसी का एग्जाम हो जाए। बट मुझे जहां तक पता है तो एनटीपीसी का एग्जाम सितंबर 20 के बाद ही होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसे सिलेबस खत्म होगा वैसे वैसे उसके एमसीक्यूज भी मैं यहां पर आपसे करवाती जाऊंगी। जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उस चैप्टर के वो भी मैं आपको करवाती जाऊंगी, जिसमें कुछ एनटीपीसी। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम एनटीपीसी के लिए नहीं है ये। इस साइंस को पढ़कर आप सीजीएल का एग्जाम दो, आप एफसीआई का एग्जाम दो, आप एनडीए दो, आप सीडीएस दो, कोई भी एग्जाम दो, आपका सब क्लियर हो जाना है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो फी मात्र 700 रुपए, बहुत कम अमाउंट, इतना कम कि मतलब इतने दिन पढ़ाने के बाद बच्चा बोलता है हमें फोन करके कि मैम हमें इतना कम फी में इतना अच्छा मैटर लाइफ में पहली बार मिला है। हम नहीं बोलते, हमारे बच्चों से फीडबैक लो हमारी क्लास का, हमसे मत पूछो। फी मात्र 700 रुपीज, 700। और आप वेबसाइट से भी हमारा बैच परचेज कर सकते हैं www.timescoaching.in। फिलहाल तो आपका ये जो क्लासेस है वो एंड्रॉइड ऐप पे चलेगा, बट बहुत जल्दी हम लोग लैपटॉप पे भी क्लासेस लेकर आएंगे। वापिस वेबसाइट के थ्रू भी आप क्लासेस देख पाएंगे। थोड़ा सा टाइम दो, कुछ काम चल रहा है हमारा टेक्निकली, वो काम हो जाएगा तो आप लैपटॉप पर भी विजिबल आपको क्लासेस हो जाएंगे, आप लैपटॉप पर भी देख पाएंगे। एज आई प्रॉमिस्ड कि मैंने कहा था कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जिनके थ्रू हमने वेबसाइट पे क्लासेस बंद कर दी थी, बट अब बहुत जल्दी हम वापस लैपटॉप पे क्लास लेने आने वाले हैं। तो जिन बच्चों को हमारा साइंस स्पेशल, इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, इस मार्केट में टाइम्स कोचिंग इकलौता ऐसा कोचिंग है जहां पर आपको दिल्ली पुलिस या कांस्टेबल से लेकर आपको यूपीएससी मेंस तक के बैच मिलेंगे। आपको इस मार्केट में इकलौता ऐसा कोचिंग है जहां पर आपको सिविल सर्विसेज के मेंस वाले जो पेपर हैं 1 और 3 दोनों के लिए आपको यहां पर बैच मिलेंगे। दिल्ली पुलिस से लेकर चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो आपका एसआई का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, बैंकिंग के भी बहुत सारे बैचेज आ रहे हैं जिनमें मैं बता दूं शुरुआत हो चुकी है। 1 अगस्त से हमारा बैंकिंग का 2 बैच स्टार्ट हुए हैं। एक हुआ है रीजनिंग स्पेशल का मात्र 500 रुपए में, एक हुआ है हमारा जीए प्लस कंप्यूटर। अच्छा, जो बच्चे सीबीटी 2 देने जा रहे हैं, जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो चुका है, सीबीटी 2 में 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, आपका हमारा एक बैच आया है जीए प्लस कंप्यूटर का बैच, जो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। उसकी फी भी सिर्फ मात्र 500 रुपए है। भरत सर जिसमें आपको बैंकिंग का पूरा जीए पढ़ाएंगे और मानवेंद्र सर कंप्यूटर पढ़ाएंगे आपको।
तो CBT 2 वाले बच्चे ले सकते हैं यहाँ से। प्लस बहुत सारे यहाँ पर हमारे, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी का मॉड्यूल मिलेगा। और मैं बोल रही हूँ हमारे कोचिंग का फीडबैक एक पढ़ने वाले से बच्चे से लो, फालतू टाइम पास करने वाले बच्चों से नहीं। वो तो हमेशा कमियां ही निकालेंगे, क्लास टाइम पे नहीं होती, टाइम पे खत्म नहीं होती, फालतू का बकवास करते रहते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप अच्छे से पढ़ाई करें। मैं 2 दिन पहले वैष्णो देवी होकर आई थी, तो जितने ही बच्चे टाइम्स कोचिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूट्यूब पेज के थ्रू जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे वेबसाइट या ऐप के थ्रू जुड़े हुए हैं, उन सब बच्चों के लिए मैं माता रानी से प्रे करके आई थी कि जितना जल्दी हो उन बच्चों को सिलेक्शन दो, इनको ऑफिसर बनाओ, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टाइम्स कोचिंग के टच में है। नर्सों पर 2 दिन पहले मैं माता रानी के होके आई थी वैष्णो देवी, तो मैं आप सबके लिए प्रे मांग के आई कि आप बहुत जल्दी मेहनत करें और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने और अपने देश का, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का और अपने पड़ोसियों का और अपने पास रहने वाले, अपने साथ में रहने वाले सबका नाम रोशन करें और हमारे टाइम्स कोचिंग का नाम भी रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में, यहीं से अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।